एक्सप्रेस में देश के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी हुई। पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, तीसरे नंबर पर मोहन भागवत हैं, चौथे नंबर पर जेपी नड्डा हैं और पांचवें नंबर पर मुकेश अंबानी, छठे नंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं, सातवें नंबर पर गौतम अडानी हैं, आठवें पर अजीत डोभाल, नौवें पर अरविंद केजरीवाल और 10वें नंबर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जबकि 11वें नंबर पर ममता बनर्जी हैं, 12वें पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना हैं, 13वें नंबर पर राजनाथ सिंह है, 14वें नंबर पर बीएल संतोष, 15वें नंबर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। विशेष परिशिष्ट में देश के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई, लेकिन इस सूची को देखने के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्यादातर जो इस सूची में शामिल या टॉप 10 में वो लोग शामिल जिन्हें देश में सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जा रहा है, ज्यादातर बीजेपी से हैं या वो जो बीजेपी के कार्यकाल में सुर्खियों में आए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पायदान पर हैं, दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, यानी कि प्रभावशाली लोगों में देश के अंदर दोनों पायदान इनके पास है। तीसरे नंबर पर मोहन भागवत यानी कि आरएसएस प्रमुख, चौथे नंबर पर बीजेपी प्रमुख यानी कि जेपी नड्डा, पांचवें नंबर पर उद्योगपति मुकेश अंबानी, छठे नंबर पर फिर बीजेपी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सातवें नंबर पर उद्योगपति गौतम अडानी, आठवें नंबर पर देश के एनएस से अजीत डोभाल है, जबकि 9वें नंबर पर जो इस लिस्ट में स्थान पाया है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और हाल ही में पंजाब के अंदर जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो 9वें पायदान पर है, जबकि 10वें नंबर पर देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, 11वें नंबर पर ममता बनर्जी, यानी कि 10वें और 11वें नंबर पर दो महिलाएं निर्मला सीतारमण और ममता बनर्जी, 12वें नंबर पर हैं देश के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना। इसके बाद फिर से जरा देखिए, 13वें नंबर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जबकि 14वें नंबर पर बीएल संतोष हैं, 15वें नंबर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। और वर्तमान में जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चली और उसमें विदेश मंत्रालय ने बेहतरीन काम किया, 15वें नंबर पर एस जयशंकर है। 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई, जिसमें से टॉप 50 हमने आपको बताया। लेकिन इस सूची को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में जो भारत के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी हुई है उसमें 15 से आगे बढ़ते हैं। इस सूची में 16वें नंबर पर हैं उद्धव ठाकरे, यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एक वक्त में बीजेपी के सहयोगी थे, लेकिन अब वो बीजेपी के सहयोगी नहीं, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के सहयोगी। 17वें पायदान पर उद्धव ठाकरे के सहयोगी कह सकते हैं शरद पवार, जिनके साथ गठबंधन में सरकार है। 18वें पायदान पर धर्मेंद्र प्रधान हैं, 19वें पायदान पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, 20वें नंबर पर भूपेंद्र यादव का नाम है। इस सूची में 34वें नंबर पर है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम, जबकि 35वें स्थान पर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम। 40वें स्थान पर जो देश में राजनीति में मामा के नाम से जाना जाते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम इस सूची में 40वें स्थान पर है। 41वें स्थान पर है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जल जीवन मिशन को देश के अंदर लागू करने की कोशिश करने वाले और हर घर जल हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत। बड़ी खबर का रुख करते हैं। शुरू हुई राजस्थान में चुनावी सरगर्मी। अमित शाह आएंगे राजस्थान के दौरे पर। अप्रैल माह में राजस्थान के दौरे पर आएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राजस्थान। बांसवाड़ा का दौरा करेंगे अमित शाह। दौरे के जरिए गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों को साधेंगे एक साथ।
शाह का बिहार और गुजरात दौरा भी अप्रैल में ही होगा। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, जिस तरीके से राजस्थान के बीजेपी के बड़े लीडर्स का दिल्ली में आकर अलग अलग बड़े नेताओं से मुलाकात करना, शाह का दौरा बनना और उसके लिए बांसवाड़ा को चुनना, माना जा सकता है राजस्थान पर नजर और एक बार फिर से उसी मेवाड़ बेल्ट पर नजर, जिसके लिए कहा जाता है कि अगर वहां जीत हासिल कर ली तो राजस्थान में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल वजीर, हालांकि अमित शाह की स्ट्रैटेजी होती है कि जिस राज्य में चुनाव हैं, अगर साल भर के अंदर हैं तो वहाँ के दौरे पहले से ही शुरू कर देते हैं। देखिए, इस साल हिमाचल में और गुजरात में चुनाव है, जाहिर तौर पर वहाँ पर लगातार दौरे का सिलसिला शुरू हुआ। संसद सत्र आज खत्म हो रहा है, उसके बाद लगातार वो गुजरात दौरे करेंगे और बिहार भी इस महीने जा रहे हैं। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो बांसवाड़ा के उस इलाके में है और उसके बॉर्डर से ही गुजरात से है, गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं, तो वो राजस्थान और गुजरात दोनों को ही साधे नहीं इस दौरे पे से। लेकिन ये बात सही है कि अब जो सरगर्मियां राजस्थान वो तेज होंगी। एक तरफ दिल्ली में आप तस्वीरें देखते हैं जहाँ पे भाजपा के अभी तक कर्नाटक यहाँ पर केंद्र भाजपा लगातार बनी हुई है, और इसकी दूसरी तरफ नड्डा राजस्थान में आज, और इसके अलावा अच्छा का दौरा हो रहा है। तो देखिए, इससे 3-4 फर्क पड़ता है। तो संगठन में कसावट बढ़ती है, संगठन अलर्ट होता है और फिर कार्यकर्ता जाते हैं, कार्यकर्ताओं पे काम आ जाता है। कार्यकर्ता अदिति, राजस्थान पर क्या इसलिए भी फोकस क्योंकि 25 की 25 लोकसभा की सीटें बीजेपी ने यहां से जीती थी और अगर केंद्र में बैठना है तो वो 25 सीटें वापस चाहिए और उसके लिए सरकार चाहिए। बिल्कुल, देखिए, केंद्र में बैठना है। देखिए, एक तरफ तो हर चुनाव हो, चाहे फिर वो पार्षद के चुनाव क्यों ना हो, अमित शाह के लिए हर चुनाव एक लड़ाई वॉर की तरह है। वो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि कोई चुनाव छोटा है बड़ा नहीं होता। विधानसभा चुनाव राजस्थान में कितना इसलिए जरूरी है क्योंकि विपक्ष के नाम पर अगर कोई टॉल लीडर बचा है तो अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत के किले को ढहाने के लिए अब उनको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, जिसमें उनको सबका साथ चाहिए, चाहे फिर वो प्रदेश के दूसरे नेता हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, जो गुटबाजी खत्म करनी होगी। दूसरी बड़ी बात है कि राजस्थान में किला ढहाने के बाद एक मैसेज आएगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो विजन है अमित शाह का वो है इस बार रिकॉर्ड तोड़ने का। लोकसभा चुनाव में जो सीटें अब तक आई, जो रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो बड़े लेवल 400 पार वो तोड़ना चाहते हैं, वो 500 के आसपास आना चाहते हैं। उसके लिए गुजरात की 29 सीटें, मध्य प्रदेश की सीटें और राजस्थान से 25 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद यही वजह है कि जब ये कहा जाता है कि वसुंधरा राजे की और तमाम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, जिससे कोई गुटबाजी ना हो, जिससे कोई वोट का लीकेज ना हो, जिससे कोई संगठन में दूरियां न दिखे, कार्यकर्ता प्रॉपरली करें, और यही वजह है कि एकजुटता रखनी जरूरी होगी, जिससे कि 25 सीटें नरेंद्र मोदी के झोली में जाए और नरेंद्र मोदी एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड करके अमित शाह जैसे लार्जेस्ट पार्टी। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और जो आंकड़ा अमित शाह सोच रहे हैं वाकई में विपक्ष को सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या आम चुनाव के दौरान वो बीजेपी को टक्कर एकजुट होकर दे पाएगा, क्योंकि 545 में से अगर 500 के टारगेट को अमित शाह लेकर चल रहे हैं तो फिर हर प्रदेश में लगभग 100% सीटों पर उनकी नजर है। 31 साल पुराने टीकू हत्याकांड मामले में अब होगी सुनवाई। जम्मू एंड कश्मीर की अदालत ने याचिका को मंजूर कर दिया है। जेके एलएफ का नेता फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे इसमें आरोपी है। अदालत 16 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई करेगी। 2 फरवरी 1990 को कश्मीरी पंडित सतीश किट्टू की हत्या हुई थी। श्रीनगर के कराफल्ली इलाके में घर के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। अभी भी न्याय का इंतजार कर रहा है सतीश किट्टू का परिवार। जरा सोचिए, 32 साल निकल गए और 32 साल के बाद भी इंतजार किया जा रहा है। यहां सिर्फ एक राहत की खबर आप कह सकते हैं, और वो खबर यह कि जम्मू कश्मीर की अदालत ने याचिका को मंजूर कर दिया और जेके एलएफ का नेता फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे इसमें आरोपी है। अदालत 16 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई करेगी।
पासवान परिवार से 12 जनपद बंगला खाली कराने की तैयारी। बंगला खाली कराने के लिए संपदा निदेशालय ने टीम भेजी है। आपको बता दें कि 1989 में रामविलास पासवान को यह बंगला आवंटित किया गया था। लगभग 21 सालों तक या कहें 31 सालों तक यह भवन उनके पास रहा। 2020 में निधन तक रामविलास पासवान इसी घर में रहे, इसी बंगले में रहे और इसी बंगले में 2000 में पार्टी लोक जनशक्ति का कार्यालय भी उन्होंने बनाया। पासवान परिवार को 8 महीने पहले नोटिस मिला था। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग को दूसरा मकान आवंटित किया गया, फिर भी चिराग 12 जनपद का यह बंगला खाली नहीं कर रहे। अगस्त 2020 को अश्विनी वैष्णव को यह बंगला आवंटित हुआ। रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और अब मानकर चलिए कि जल्दी इस बंगले को खाली कराने की तैयारी कर ली गई। और बात करते हैं महाराष्ट्र की सरकार की, यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार, जिसमें मतभेद की खबरें हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की राकांपा नेता शरद पवार से शिकायत है। दरअसल कई मामलों में बीजेपी के विरोध से राकांपा पीछे हट जाती है और बीजेपी के प्रति राकांपा की नरमी शिवसेना की समझ से परे है, क्योंकि उसी के साथ गठबंधन में वो महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। शिवसेना प्रमुख है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जबकि जिसे महाअघाड़ी गठबंधन कह रहे हैं उसमें शिवसेना है, राकांपा है और कांग्रेस है। 3 बड़ी पार्टियां मिलकर महाविकास आघाड़ी का निर्माण कर रही हैं, जिसके दम पर महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे को शरद पवार की बीजेपी के प्रति नरमी समझ नहीं आ रही। कर्नाटक में धार्मिक भेदभाव फैलाने के प्रयासों से शो दुखी। किरण मजूमदार शो ने ट्वीट करते हुए मांग की है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बोई से शो ने अनुरोध किया है, लोगों के बीच धार्मिक आधार पर विभाजन ठीक नहीं, इससे दुनिया में बिगड़ सकती है भारत की छवि। बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन है किरण मजूमदार शो।